नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ जेडीयू और आरजेडी जैसे सोशल जस्टिस पर आधारित पार्टियों की क्रेडिबिलिटी के संबंध में। क्योंकि न केवल बिहार की जनता वरन पूरे देश की जनता हाल के दिनों में और ख़ासकर 2-3 दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं बिहार की महागठबंधन सरकार में, उसको लेकर वह अपोह की स्थिति में। वर्ष 2013 में परिस्थितिवश एनडीए से श्री नीतीश कुमार अलग हुए। बिहार में उस वक्त जेडीयू के 116 एमएलए थे, श्री लालू जी की पार्टी आरजेडी के 22 विधायक थे। इनके बाहरी समर्थन से बिहार में श्री नीतीश जी की सरकार चलती रही। श्री नीतीश जी ने उस समय भी जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेडीएस और आईएनएलडी तथा केरला के एक जनता दल जो श्री वीरेंद्र जी की पार्टी थी के मर्जर का भरपूर प्रयास किया था। परंतु देश की जनता जानती है कि कुछ दलों के पूर्वाग्रह के कारण श्री नीतीश जी का यह प्रयास भी विफल हो गया। 2014 का चुनाव लोकसभा का अलग अलग जेडीयू, आरजेडी ने लड़ा और केंद्र में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की। बिहार का असेंबली इलेक्शन 2015 में हुआ। इस चुनाव में जेडीयू, आरजेडी 101 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा। रिजल्ट के अनुसार आरजेडी के 80, जेडीयू के 71 और कांग्रेस के 27 एमएलए चुनाव जीते। श्री नीतीश जी सीएम बने और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम हुए। उस वक्त जेडीयू और आरजेडी को अपनी अपनी हारी हुई सीटों की समीक्षा करनी चाहिए थी, ताकि जो अविश्वास की स्थिति हल्की पैदा हुई थी कि कुछ नेताओं ने समर्थन नहीं किया एक दूसरे के कैंडिडेट का, अगर ऐसी समीक्षा हो गई होती तो मैं समझता हूं कि शायद अविश्वास ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता और 2017 में फिर जो महागठबंधन की सरकार बिखर गई वो नौबत नहीं आती। फिर बिहार में 2017 में श्री नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री फिर श्री नीतीश कुमार हो गए। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने श्री चिराग पासवान के साथ इनडायरेक्ट बातें की और इसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ जहाँ भी जेडीयू के कैंडिडेट थे वहाँ पर चिराग पासवान की एलजेपी के भी कैंडिडेट खड़े हो गए। और सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि लगभग 20 असेंबली सीट्स पर वैसे कैंडिडेट एलजेपी की ओर से खड़े हुए जो बीजेपी के और कुछ लोग आरएसएस के समर्पित नेता रह चुके थे। जेडीयू लगभग 36 सीट एलजेपी के कारण हार गई और इसका फ़ायदा इनडायरेक्ट वे में आरजेडी को हुई, जिसकी संख्या आगे चली गई जीत में। वो 76 सीटों पर जीती, बीजेपी 75 पर, लेकिन घाटा हुआ जेडीयू को, वो 45 सीटों पर सिमट गई। सरकार तो बन गई, परंतु बीजेपी के कुछ नेता बीच बीच में कुछ ऐसे बयान देने लगे जिससे श्री नीतीश कुमार असहज रहने लगे और ऐसी परिस्थिति आ गई कि अगस्त 2022 में श्री नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया और गैर बीजेपी महागठबंधन सरकार बिहार में श्री नीतीश जी के नेतृत्व में बनी, जिसमें श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम बने। इस महागठबंधन में अभी कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल भी साथ हैं। श्री नीतीश कुमार ने पूरे जोश खरोश के साथ, जिसमें उन्होंने श्री तेजस्वी जी का भी सहयोग लिया, श्री लालू जी का भी सहयोग लिया, उन्होंने विपक्षी एकता के लिए बहुत प्रयास किया। वे दिल्ली में जाकर कांग्रेसी नेताओं, विशेषकर श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। बाद में चलकर तो सोनिया जी से भी मुलाकात हुई। सुश्री ममता बनर्जी, श्री शरद पवार, श्री उद्धव ठाकरे, श्री अखिलेश यादव, श्री एम.के. स्टालिन जैसे नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। एवं के श्री नवीन पटनायक से भी उन्होंने मुलाकात की।
श्री सीताराम येचुरी, श्री डी राजा और श्री दीपंकर भट्टाचार्य जैसे लेफ्ट फ्रंट के लीडर से भी उन्होंने मुलाकात की। जून 2023 में श्री नीतीश कुमार जी के कन्वीनरशिप में कहिए कि 15 विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई और इस बैठक में बहुत जोशो खरोश था। लेकिन एक हास्य बोध में जो एक बात कही गई श्री लालू जी के द्वारा, इसका एक अलग अर्थ प्रस्तुत किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ी गलतफहमी वहीं से शुरू हो गई। फिर उसके बाद बेंगलोर में बैठक हुई, वहाँ भी कन्वेनर का कोई निर्णय नहीं हुआ, हेडक्वार्टर का कोई निर्णय नहीं हुआ और जो अपोजिशन ब्लॉक का नाम इंडिया रखा गया, उसमें जो चर्चा में आई बात कि श्री नीतीश कुमार उस नामकरण के पक्ष में नहीं थे, वो दूसरा नामकरण चाहते थे। फिर उसके बाद मुंबई में बैठक हुई। आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस पार्टी ने इसमें भी कन्वेनर के नाम पर कोई बात आगे नहीं बढ़ाई और मैं समझता हूँ कि शायद उसमें श्री लालू जी जैसे वरिष्ठ नेता को आगे आना चाहिए था कि कन्वेनर का नाम सेलेक्ट होता, लेकिन ये मुंबई में भी नहीं हो पाया। वहाँ पर एक निर्णय जरूर हुआ था कि कुछ संयुक्त रैलियां हों पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें पहली रैली करने का निर्णय हुआ कि 2 अक्टूबर को भोपाल में की जाए। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं की हठधर्मिता के कारण भोपाल में वो बैठक नहीं हो पाई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर साफ आंख मूंद कर बैठ गई और वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मशगूल हो गई। शायद उनको ये आशा रही होगी कि कम से कम अगर 3 राज्यों में जीत हो जाती है तो विपक्षी दलों के साथ सीटों में एडजस्टमेंट में उनका हाथ ऊंचा रहेगा। लेकिन रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के अनुकूल नहीं आया। फलतः कांग्रेस पार्टी फिर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने को बाध्य हो गई। पहली जो तिथि निर्धारित थी उसमें कई बड़े नेताओं ने जाने से इनकार कर दिया कुछ परिस्थितिवश। अंत में जब बैठक हुई उसमें भी तलखी साफ दिखी और सबसे आश्चर्यजनक रूप में कि जो चीज़ नहीं होना चाहिए था, सुश्री ममता बनर्जी और श्री केजरीवाल जी के द्वारा पीएम फेस के रूप में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की चर्चा कर दी गई। बैठक में बहुत ही असहज स्थिति हो गई, जबकि श्री खड़गे जी ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया, लेकिन तलखी जो आनी थी वो आ गई। अविश्वास की भावना धीरे धीरे घर करने लगी। फिर एक वर्चुअल मीटिंग हुई उसके बाद, और उस वर्चुअल मीटिंग में पार्टियों की संख्या घट गई और एक ऐसे समय आया कि जब ये प्रस्ताव आया, पहले से तो सिर्फ कन्वेनर हो रहा था, लेकिन उस बैठक में अचानक अध्यक्ष और कन्वेनर दोनों बात आई। कन्वेनर के रूप में श्रीमती सोनिया जी ने नाम प्रस्तावित किया कि उन्होंने कहा कि श्री खड़गे जी अध्यक्ष रहेंगे और श्री नीतीश कुमार जी संयोजक का पद स्वीकार करें। उसी समय श्री राहुल गांधी ने जिस तरीके से यह कहा कि चूँकि ममता जी नहीं हैं उनकी भी सहमति ले ली जाए, निश्चित तौर पर ये बुरा लगा श्री नीतीश जी को और उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि सीनियर लीडर हैं श्री लालू जी कन्वेनर हो जाए। उसी समय से लगने लगा था कि इंडिया गठबंधन में अब बहुत मुश्किल है आगे चल के, और अभी जो परिस्थितियाँ जो पंजाब को लेकर हो रही है, पश्चिम बंगाल को लेकर रही है, या अन्य जगहों पर जो सीटों के तालमेल पर हो रही है, उससे पूरा निगेटिव मैसेज पूरे देश में जा रहा है। अब जो परिस्थिति आई है, अब जबकि मैं समझता हूँ कि श्री लालू जी का व्यक्तित्व चूँकि इतना ऊपर है और इनका संबंध के श्रीमती सोनिया जी से, श्री राहुल जी से, सुश्री ममता बनर्जी और श्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य नेताओं से भी इनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। वो यदि आगे बढ़ें तो आपसी जो मतभेद की स्थिति आ गई है आरजेडी और जेडीयू में, स्पेशली श्री नीतीश जी और श्री लालू जी और श्री तेजस्वी जी में, इस दूरी को पाटा जा सकता है और सभी लोगों को एक स्पष्ट
संदेश देना चाहिए अपने अपने पार्टी के नेताओं को कि वे कोई ऐसी बयानबाजी, कोई ऐसा ट्वीट नहीं करें जिससे अविश्वास की भावना आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि विपक्षी एकता के लिए जिस ढंग की पहल 2022 में श्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी, तो सभी लोग ये समझते थे कि ये स्वाभाविक ये व्यक्ति होंगे जो कन्वेनर के रूप में सभी जगह, और इनकी चूँकि सर्वमान्यता थी, अच्छे संबंध हैं देश के विपक्षी नेताओं से, कि वो होने चाहिए थे और इसमें श्री लालू जी को अहम रोल अदा करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी चूँकि युवा हैं और इनके लिए 35-40 वर्षों की आगे की राजनीति इनके लिए सोचनी चाहिए कि इतनी लंबी अवधि तक उन्हें राजनीति करनी है, न केवल बिहार में या देश के स्तर पर भी। इसीलिए अभी भी वक्त है कि श्री लालू जी और श्री नीतीश जी को एक साथ बैठना चाहिए और पूरे देश में जो सामाजिक न्याय की धारा है उनके हित को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए और महागठबंधन की सरकार को तो बचाना ही चाहिए और इंडिया ब्लॉक को मजबूत करना चाहिए। और श्री नीतीश कुमार जी यदि इंडिया ब्लॉक से बाहर हो जाते हैं तब तो इंडिया ब्लॉक का कोई बहुत मतलब रह भी नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जब 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने घोषणा की कि महान समाजवादी नेता, गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो पूरे देश में खुशी की लहर उठी। और मैं समझता हूँ कि चूँकि बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ, बिहार में जो आरक्षण का दायरा SC, ST, MBC और BC के लिए बढ़ा, ये पूरे देश के लिए एक नज़ीर है और इंडिया ब्लॉक को और बिहार की महागठबंधन के नेताओं को इस इशू को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को इसमें लीड लेना चाहिए था और आगे बढ़कर पूरे देश में सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करना चाहिए था। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता के लिए दो बार बहुत गंभीर प्रयास किए और उन्होंने बिहार में जो 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक काम किया है और 7 वर्षों तक वह केंद्र में मंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। खासकर SC, ST, MBC, BC अल्पसंख्यकों के लिए जितने तरह के काम उन्होंने किए और विकास की जो लकीरें उन्होंने खींची है वो बहुत बड़ी लकीर है और उनकी महत्ता पूरे देश में सामाजिक न्याय में एक बहुत दूसरे ढंग का उनका वजूद हो गया है। ऐसे वक्त में और जब जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न से नवाजा गया है, ऐसे समय में यदि वो धारा के विपरीत, सामाजिक न्याय की धारा के विपरीत अगर गठबंधन से अलग होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके भी जो उनकी जो ख्याति है उस पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है। लालू जी और नीतीश जी से एक अनुरोध निश्चित तौर पर है कि आज के समय में सामाजिक न्याय के हित को देखते हुए यह सोचना चाहिए कि किसी के को कभी अगर चाहे अनचाहे किसी भी तरह का अपमानजनक बात हुई है तो अपमान के घूंट को वैसे ही पी जाना चाहिए जैसा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जीवन भर पिया बहुत सी घटनाओं में। और ख़ासकर जब उन्होंने आरक्षण दिया तो जिस तरह के नारे लगाए गए उसे एक बार श्री नीतीश कुमार जी को भी और श्री लालू प्रसाद यादव जी को भी देखना चाहिए कि ये नारे कितने गंदे थे और कर्पूरी जी ने इसको भुलाकर भी जनता के हित में काम किया। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की माई डैश 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 MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को डैश 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 करेंगे। कर कर्पूरी कर्पूरा, गद्दी छोड़ पकड़ उस्तूरा। दिल्ली ने भेजा संदेश, बोलो दिल्ली ने भेजा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी, भैंस चरावे राम नरेश। मैं अंत में पुनः अनुरोध करता हूँ कि श्री नीतीश कुमार जी को और श्री लालू प्रसाद यादव जी को सामाजिक न्याय के हित में, इस देश के हित में, इस देश के लोकतंत्र के हित में अपनी दूरियों को घटाना चाहिए और प्रेम पूर्वक विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।